नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने समाधान शिविरों का किया औचक निरीक्षण। बिना किसी पूर्व सूचना के देखी कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने लोगों से किया सीधा संवाद। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत। सरकारी सेवाओं में मिलेगा 20% आरक्षण। महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी सरकार का बड़ा कदम। गुरुग्राम में हड़ताली कर्मचारियों पर लाठीचार्ज। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की फूकी बाइक। मानेसर में तनाव का माहौल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समाधान शिविरों का औचक निरीक्षण किया। सीएम नायब सैनी ने बिना किसी पूर्व सूचना के वीसी के माध्यम से समाधान शिविरों की कार्रवाई देखी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में आए लोगों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़, कैथल, हिसार, हांसी, करनाल के शिकायतकर्ताओं से सीधी बात की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समयबद्ध तरीके से निस्तारण किया जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश भर में आयोजित समाधान शिविरों का आज आयोजन किया गया। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने उन्हें सरकारी सेवाओं में 20% आरक्षण देने की बात कही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इससे पूर्व अग्निवीरों के पुनर्वास, उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने और वर्दीधारी सेवाओं और सुरक्षा से संबंधित पदों में उनके कौशल का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस आवंटन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रावधान को भी मंजूरी दी है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मानेसर में धारा 163 लागू होने के बाद आज गुरुवार को आईएमटी के बाहर हड़ताली कर्मचारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। होंडा कंपनी के बाद आधा दर्जन से ज्यादा कंपनियों के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिससे कंपनियों का काम ठप हो गया था और कर्मचारी काम पर लौटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें फैक्ट्री गेट के पास इकट्ठा होने से रोका जा रहा था, जिसके बाद पुलिस की टीमें एकदम से कर्मचारियों को खदेड़ने लगी। लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मच गई। इसमें 20 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। वहीं एक कर्मचारी के सिर में लाठी लगने से काफी खून बहने लगा, जिसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने कहा कि यहां धारा 163 लागू है और किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है, मगर प्रदर्शनकारी नहीं माने और लाठीचार्ज के विरोध में हंगामा करते हुए पुलिस की बाइक को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठियां फटकाकर प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ा। पुलिस ने कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया तो नोकझोंक हुई। धक्का मुक्की कर पुलिस कर्मियों का मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया। कर्मचारियों का कहना था कि यह उनके हक की लड़ाई है, जो प्रबंधन और उनके बीच का मामला है। पुलिस को इस बीच में नहीं आना चाहिए, न ही प्रबंधन की तरफदारी करनी चाहिए। फिलहाल मानेसर में तनाव का माहौल बना हुआ है। यमुनानगर जिले के सलेमपुर गांव में आज सुबह एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। सुबह करीब 8 बजे घर में उस समय चीख पुकार मच गई जब एलपीजी गैस ट्रांसफर करते वक्त अचानक भयानक धमाका हो गया। बताया जा रहा है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस भरी जा रही थी, तभी एक चिंगारी ने पूरे घर को आग की लपटों में घेर लिया। धमाका इतना जोरदार था कि घर की दीवारों तक में दरार आ गई। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा घर चीखों और दर्द में बदल गया। इस हादसे में कई मासूम बच्चे समेत करीब 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग जब धमाके की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो वहां का मंजर देख दिल दहल उठा। घटना की सूचना मिलते ही एम्बुलेंस और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को बिना देर किए सिविल अस्पताल जगाधरी में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। लेकिन कई लोगों की हालत इतनी गंभीर थी कि उन्हें तुरंत पीजी चंडीगढ़ रेफर करना पड़ा। प्राथमिक जांच में इस हादसे के पीछे लापरवाही की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो चुके हैं और कई बंदे इंजर्ड हैं। मैं तुरंत ही मौके पर पहुँचा। मैं 5 या 6 मिनट में मौके पर पहुँच चुका था। मैंने अपनी गाड़ी में 112 में 5 बच्चे और 2 लेडीज़ों को मैं उठा के ले गया और सिविल हॉस्पिटल जगाधरी में एडमिट करवा दिया। उसके बाद मैं दोबारा आया तो दोबारा पता है कि एक एम्बुलेंस दोबारा गिर गई। कम से कम 10 से 12 लोग। हालत कैसी है? बच्चों की हालत थोड़ी नाजुक है। सर किस टाइम घटना है? ये हुआ तकरीबन सुबह 7:15-8 की। सर सुनने में हाँ, एक बच्चा छोटा था। तो सर अभी मौके के क्या हालात हैं? मौके के हालात आपको देख ले मैडम।
ये दोबारा टूट गई है। कैथल के देवेंद्र को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। देवेंद्र पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप था, लेकिन पुलिस उसके खिलाफ कोई ठोस सुराग नहीं ढूंढ पाई और सबूतों की कमी के चलते हाईकोर्ट ने कैथल के देवेंद्र को जमानत दे दी है। कैथल जिले का 25 वर्षीय युवक देवेंद्र, जो एक सामान्य किसान था, लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ था। पुलिस के अनुसार देवेंद्र ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला ISI एजेंट से संपर्क किया था, जिसने उसे जाल में फंसाया और गोपनीय जानकारी साझा करने के लिए प्रेरित किया। देवेंद्र की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों की नजर थी। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और सोशल मीडिया गतिविधियों के आधार पर उसकी पहचान की और उसे गिरफ्तार किया था। हरियाणा में लगातार बढ़ रही फायरिंग की घटनाओं के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। यमुनानगर से इनेलो के पूर्व विधायक की फैक्ट्री पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 7 दिन की कड़ी मेहनत और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। कुछ दिन पहले इनेलो के पूर्व विधायक की खान से जुड़ी फैक्ट्री पर अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी थी और इस घटना में 3 आरोपी शामिल थे, जो वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार जांच जारी रखी। करीब 7 दिन की मेहनत, तकनीकी सर्विलांस और अन्य इनपुट्स के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान अमन के रूप में हुई है, जो पास के ही गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। साथ ही घटना से जुड़े साक्ष्यों को भी इकट्ठा किया जा रहा है, ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। रात को लगभग 9:50 पे आप सबको पता है कि ट्रिनॉक्स लैमिनेट्स करके एक फैक्ट्री है जो थाना में, तो वहाँ पे फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें ये पता लगा था कि 3 आरोपी है, 3 मतलब अपराधी है जिन्होंने फायरिंग की थी। और उसके बाद से हम लगातार इनकी तलाश में है। जो इसमें लगभग 7 दिन की मेहनत के बाद जो टेक्निकल हमें सपोर्ट मिला और जितनी टेक्निकल इनपुट्स थी, उसके आधार पे हमने कल लगभग रात को 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास से इस अपराध में जो शामिल थे उनमें से एक आरोपी, जिसका नाम अमन है और वो कुरुक्षेत्र के पास के एक गांव का रहने वाला है, तो उसको कल रात को गिरफ्तार किया था। तो उससे जो शुरुआत में पूछताछ हुई, उसके आधार पे कुछ साक्ष्य पुलिस की टीम को एकत्रित करने थे। इसके लिए इसको रादौर क्षेत्र में लेके जाया गया। वहाँ पे इसने अवर्धन नहर का जो पुल है उससे कूदने की कोशिश की, पुलिस की गिरफ्त से भागने का प्रयास किया। सृष्टि रचयिता महर्षि कश्यप जयंती के उपलक्ष्य में 3 मई को लुधियाना में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन गुरु नानक भवन भारत नगर चौक के नजदीक आयोजित होगा, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के लोग भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी शिरकत करेंगे, जिनकी उपस्थिति से समारोह की गरिमा और भी बढ़ेगी। जानकारी देते हुए ऑल इंडिया कश्यप राजपूत वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान अनूप भारद्वाज कश्यप ने बताया कि समारोह में महर्षि कश्यप के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। वहीं अमीर शहीद बाबा मोतीराम मेहरा जी की शहादत को भी श्रद्धापूर्वक याद किया जाएगा। कार्यक्रम में बलदेव राजपन्ना, सुखदेव सिंह राज और नरेंद्र कश्यप भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कश्यप राजपूत समाज पंजाब द्वारा आयोजित इस समारोह को लेकर समाज में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 3 मई दिन रविवार 2026 को इस बार महर्षि कश्यप जयंती जो है लुधियाना में गुरु नानक भवन नजदीक भारत नगर चौक पे बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि इस जयंती का हिस्सा बने, अपने महर्षि कश्यप जी को आकर के वहां नमन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। समस्त कश्यप समाज से ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी से अपील कि इस बार जो हम लुधियाना में 3 मई दिन रविवार को महर्षि कश्यप जयंती मना रहे हैं, आप सब उसका हिस्सा बने। और बड़े हर्ष और उल्लास की बात है कि हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी बतौर मुख्य अतिथि इस जयंती में पधार रहे हैं। सैनी समाज सभा के प्रधान गुरनाम सिंह सैनी ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि हल्का बाबेल लाडवा में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती मनाई जाएगी, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा के मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी भी मौजूद रहे। उसका हम सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले के संस्थान का आधारशिला शिलान्यास भी वहां माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे। साथ में महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती के साथ साथ 8 एकड़ जो जमीन सैनी समाज सभा द्वारा
खरीदी गई है, उसके अंदर एक शिक्षण संस्थान सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के नाम से बबैन में हम वहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री और सभी जितने कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में होंगे उन सब के माध्यम से और समाज और सर्व समाज के इसके अंदर सभी संस्थाओं के प्रधान और सैनिक समाज के हमारे सभी गणमान्य व्यक्ति, कुछ उद्योगपति और शिक्षा से जुड़े सभी साथी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। प्रदेश भर में दमकल विभाग के कर्मचारियों द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल की जा रही है। करनाल में भी दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कार्यालय में धरना प्रदर्शन कर रोष व्यक्त किया। बता दें कि फरीदाबाद में एक फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के दौरान 2 कर्मचारियों की झुलसने से मौत हो गई थी और उन 2 कर्मचारियों को शहीद का दर्जा दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर दमकल विभाग के कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे निश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। और आग में हमारे 2 साथी बड़े शहीद हो गए थे वहाँ पे काम करते हुए। वहाँ केमिकल था, जो केमिकल वहाँ से वो फट गया है जो अनऑथराइज था, और वो वहाँ फटने के बाद हमारे साथियों के ऊपर पड़ गया और पड़ने के बाद वो साथी झुलस गए हैं वहाँ पे पूरे तरह, और वो हॉस्पिटल में दाखिल रहे। उन्होंने अपना वहाँ दम तोड़ दिया और वो शहीद हो गए हमारे 2 साथी। हमने एक बात तो सरकार ये सच्चे वो क्या किसी के लाल नहीं था, किसी माँ का बेटा नहीं था, या किसी बहन का भाई नहीं था, या किसी बेटी का बाप नहीं था। सरकार को इतना सोचना चाहिए कि भी उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, शहीदी का दर्जा दिया जाए और उनके परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए और उनके बच्चे का पालन पोषण के लिए उनकी सुविधा सरकार करे। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, अब वो 20,000 की नौकरी कर रहे थे, क्या 20,000 की नौकरी में घर का पालन पोषण चल जाएगा? या सरकार या अरे क्या वो अपने घर का खर्च चला लेंगे? अब उनके बच्चों का पालन पोषण कौन उठाएगा? सरकार को समय रहते हम यही चेताना चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार समय रहते 8-9 तारीख की हड़ताल है, अगर सरकार मानती है तो ठीक है, नहीं है हड़ताल अनिश्चितकालीन चली जाएगी और उसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। गेहूं की फसल भी आ चुकी है, कहीं न कहीं इस तरीके का। आप बहुत बढ़िया ठीक बात कह रहे हो सर, ये सभी को दिख रहा है। हम खुद किसान के बेटे हैं सर। किसान 6 महीने तक काम करता है और अपनी फसल को तैयार करता है और वो चंद सेकंडों में वो नष्ट हो जाती है, तो वो सारी जिंदगी उबर नहीं पाता सर किसान। हम खुद किसान के बेटे हैं, हम दर्द को समझते हैं। तो आप देख रहे थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।